जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सबों का अपने YouTube चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इकोसिस्टम को पढ़ेंगे। यह पारितंत्र अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। यह वर्ग दशम में भी है, वर्ग 12वीं में भी है। अक्सर कई जो परीक्षाएं होती है, कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको बड़े ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर जो टॉपिक दिया गया है, इसके अंदर जो कंसेप्ट दिया गया है, उसको एक एक कर समझेंगे। तो चलिए उसी सिलसिला में हम आज देखते हैं ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो क्या है। दोस्तों, होता क्या है कि प्रकृति में जितने सारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधा है, सभी ऑर्गेनिक मैटर का बना है, कार्बनिक पदार्थों का बना है। और जब यह मरता है तो आखिर कहाँ जाता है, यह हम लोग के जहन में ये सवाल शुरू से ही आता है। अक्सर क्या देखते हैं कि जब कोई एक पशु मर गया या पेड़ पौधा है, अगर एक पशु मर गया तो उसको क्या करते हैं कि गांव से बाहर खुले जगहों पर या किसी ऐसे जगहों पे जहाँ पे कोई आदमी नहीं जाता, वहाँ पर फेंक देते हैं। तो कुछ दिनों के बाद क्या देखते हैं कि वो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है और वह ख़त्म हो जाता है। और वहाँ पे जब उस रास्ते से होकर गुजरते तो वहाँ क्या देखते हैं, बहुत ही दुर्गंध आता है। हम लोग भागते हैं नाक बंद करके। तो होता क्या है कि वहाँ पे एक डिकम्पोजर होता है, अपघटक होता है। और वो अपघटक क्या करता है कि सूक्ष्मजीव उस जीव को गला पचाकर और उसको फिर कार्बनिक से अकार्बनिक पदार्थों में बदलकर फिर प्रकृति में जो आया था उसको प्रकृति में पुनः वापस कर देता है। इस तरह से ये बायो जियोकेमिकल साइकिल चलते रहता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो अपघटक हम लोग का एक अच्छा दोस्त भी है। अगर दुनिया में अपघटक नहीं रहता तो क्या होता कि पूरे पृथ्वी पर कहीं पैर रखने का जगह नहीं होता, हर जगह मांस ही पड़ा रहता, हर जगह मुर्दा ही पड़ा रहता। तो ये अपघटक प्रकृति का सफाई कर्मी भी है। तो आज हम लोग क्या देखते हैं कि अगर सूर्य को देखें तो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि सूर्य में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिसके कारण हाइड्रोजन के 2 परमाणु हीलियम में बदलता है, फिर हीलियम का 2 परमाणु हाइड्रोजन में टूटता है। ये किस क्रिया में क्या होता है, ऊर्जा रिलीज होता है। और वही ऊर्जा इस प्रकृति में आता है, इस ब्रह्मांड में आता है। लेकिन इस ब्रह्मांड में जब ऊर्जा आता है तो ऊर्जा का 50% पुनः रिटर्न हो जाता है। तो कुल कितना बचा, 50%। उस 50% का मात्र 2 से 10% ही ऊर्जा का भाग पेड़ पौधा क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करता है। मात्र 2 से 10% भाग ही पेड़ पौधा उत्पादक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग करता है। अब देखिए, इस पेड़ पौधा को कौन खाएगा, गाय, बकरी, हिरण। तो ये ऊर्जा कहाँ चला गया, सूर्य का ऊर्जा आया पेड़ पौधा में, पेड़ पौधा से जो शाकाहारी जीव है जो इसको ग्रहण किया वहाँ पे ऊर्जा चला गया। फिर उसको कौन खाया, मांसाहारी जीव, मनुष्य हो, कुत्ता हो, शेर हो, चीता हो, जो खाएगा उसमें ऊर्जा चला गया। इस तरह से क्या देखते हैं कि प्रकृति में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह विभिन्न पोषी स्तरों से होकर गुजरता है, विभिन्न ट्रॉपिक लेवल से होकर होता है। ये फूड चेन और फूड वेब होते हुए जाता है और अंततः हर एक जीव में प्रकृति का ये जो सूर्य का ही ऊर्जा हर एक जीवों में विद्यमान है। अगर हम लोग देखें तो अगर इसको उदाहरण के रूप में देखें तो उत्पादक है, यहाँ ऑर्गेनिक मैटर का बना हुआ है जो मरेगा। तो इस मरने के बाद क्या होगा, डिकम्पोजर, अपघटक इसको गलाएगा, पचाएगा और वहाँ पे क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ और मिट्टी का निर्माण करेगा। अगर आप लोग इसको करना चाहें, इसको प्रैक्टिकल करना चाहें तो देख सकते हैं जहाँ पर जीव मरा होगा वहाँ का कुछ मिट्टी को एकत्र कीजिए, वो ज़्यादा भुरभुरा होगा और वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु होंगे, बहुत सारे सूक्ष्म जीव होंगे, जिसका प्रयोगशाला में अध्ययन करने पर पता चलेगा कि जो फ्रेश सॉइल है उसकी तुलना में जहाँ पर गला पचा जीव जंतुओं का अवशेष है या पेड़ पौधा का अवशेष है वहाँ पर सूक्ष्म जीवों की संख्या ज़्यादा होगी। और यहाँ पर केचुआ क्या करता है, ह्यूमिफिकेशन करता है। ये ह्यूमिफिकेशन से क्या होता है, ह्यूमस का निर्माण होता है। पेड़ पौधा का जो ग्रो होगा, जिस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी वो पौधा उतना ही ज़्यादा विकसित होगा, उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। ह्यूमस का निर्माण केचुआ करता है, इसलिए केचुआ को भी हम लोग किसानों का मित्र कहते हैं। केचुआ क्या करता है कि मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ है उसको खाकर उसको भुरभुरा बनाता है और ह्यूमस का ये निर्माण करने में सहायता करता है। ह्यूमस का जो गुण होता है, यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स में देख रहे हैं कि ह्यूमस अपघटन की दर को धीमी करता है और इसमें ये गाढ़ा भुरभुरा कलर का होता है और इसमें पोषक तत्व भरपूर होता है, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है।
और जिस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होगी, धीरे धीरे ह्यूमस की मात्रा घटती जाएगी, तो वो मिट्टी अनुर्वर हो जाएगी, अनफर्टाइल हो जाएगी, उसमें पेड़ पौधा नहीं उग पाएगा, उसको खेती योग्य भूमि नहीं होगा। इसलिए उपजाऊ भूमि में ह्यूमस की मात्रा होना बहुत ही आवश्यक होता है। ह्यूमस क्या करता है, सूक्ष्म जैविक क्रिया के उच्च प्रतिरोधी का भी काम करता है। अब देखिए क्या होता है कि मिट्टी में सूक्ष्म जीव है, वही तो कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक में बदलेगा। तो अब है कि आखिर ये सूक्ष्म जीवों की संख्या को वृद्धि कौन करेगा, वृद्धि की दर को कौन करेगा, बढ़ाएगा, वृद्धि की दर को घटाएगा कौन? तो ये टेम्परेचर बहुत ही बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि अगर तापमान बढ़ेगा तो सूक्ष्म जीव है उसका भी लाइफ साइकिल है। तो सूक्ष्म जीव कितना डिग्री टेम्परेचर पर वो ग्रो करेगा, जैसे 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ करने का एक सर्वोत्तम टेम्परेचर होता है। अगर मान लिया जाए कि मिट्टी का टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर क्या होगा कि सूक्ष्म जीव मर जाएगा। अक्सर हम लोग क्या देखते हैं, अखबारों में ऐसा आता है कि किसान खेत में पुआल को जला रहे हैं, तो वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा सलाह दिया जाता है कि आप लोग खेत में पुआल ना जलाएं, क्योंकि पुआल जलाने से क्या होगा, आप तो धान काट लिए और पुआल को खेत में जला रहे हैं, उससे क्या होता है कि पुआल जलने से तापमान बढ़ता है, मिट्टी का तापमान बढ़ता है और उस तापमान पर वहाँ का सूक्ष्म जीव मर जाएगा। जब वो सूक्ष्म जीव मर जाएगा तो फिर क्या होगा, ये जो प्रोसेस है ये क्रिया प्रभावित होगी, कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक पदार्थों में बदलना जो सूक्ष्म जीव का एक कार्य है वो प्रभावित होगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखना चाहते हैं तो अपने खेतों में आग ना लगाएं, अपने खेतों में घास फूस को ना जलाएं, बल्कि उसे आप मिट्टी में ही गाड़ दें, जिससे कारण क्या होगा कि ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी। तो ताप, मिट्टी की नमी, ये सब सूक्ष्म जीव की वृद्धि को प्रभावित करता है। तो सूक्ष्म जीव का ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर पर वो अच्छे से ग्रोथ करता है। नाइट्रोजन क्या करता है, सूक्ष्म जीव की संख्या को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। हम लोग खाद के रूप में भी, यूरिया के, पोटाश के रूप में भी हम लोग क्या करते हैं कि खेत में उर्वरकों में नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। उसके बाद क्या, काइटिन और लिग्निन क्या करता है, अपघटन की दर को घटाता है। काइटिन, लिग्निन सूक्ष्म जीवों का जो अपघटन का दर है और कार्बनिक से अकार्बनिक में बदलने का जो दर है उसको ये रोकता है। और ये अकार्बनिक पदार्थ जो होता है, ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, एल्युमिनियम, पोटेशियम, इस तरह के कई अकार्बनिक पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीव गलाने पचाने के बाद जमा करता है। तो इस तरह से हम लोग क्या, फिर इस अकार्बनिक पदार्थ का क्या होगा, मान लीजिए कि ये पौधा है तो फिर इसको तो खनिज लवण चाहिए, इस पौधा को फिर तो खनिज लवण चाहिए। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा इस पौधा को खनिज लवण चाहिए, पानी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो फिर ये खनिज लवण कहाँ जाएगा, यहीं से तो जाएगा। तो इस तरह से ये साइकिल चलता है। अगर प्रकृति में ये अपघटन नहीं हो तो ये फिर साइकिल प्रभावित होगा और यह चक्र प्रभावित होगा, भू जैव रासायनिक चक्र जो है, बायो जियो केमिकल साइकिल, ये प्रभावित होगा। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि प्रकृति में ऊर्जा का फ्लो एक चैन के रूप में हो रहा है और इसमें अपघटक एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए हम लोग सूक्ष्म जीवों के प्रति, सूक्ष्म जीवों के सेहत के प्रति भी ख्याल रखेंगे और मिट्टी में जो खेतों में हम लोग आग नहीं लगाएंगे, पुआल नहीं जलाएंगे और जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो बार बार सलाह दी जाती है उसका पालन करेंगे। खेत को उर्वर बनाने के लिए उसको ज़्यादा टेम्परेचर से बचाना है। अक्सर हम लोग देखते हैं दिल्ली साइड में, हरियाणा साइड में, पंजाब साइड में अक्सर साल में एक बार हो जाता है कि जो उधर बहुत किसान सारे पुआल जला रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, धुआं आ रहा है दिल्ली में। तो मिट्टी, धुआं तो आ रहा है लेकिन मिट्टी का सूक्ष्म जीव भी मर रहा है उससे, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर सूक्ष्म जीव मर जाता है। उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री होता है जिस पर वो ग्रोथ करता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कठिनाई हो तो आप इसे पूरा नोट डाउन कर लें और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि आपका जो समस्या है उस समस्या को हम लोग दूर कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज की सेवा यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।